इस वीडियो को देख के उसके गले पे जो निशान है, माय गुडनेस, उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि इस बिटिया ने किस किस ढंग से लड़ा है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अंतिम प्रयास किया है अपने आप को उस जानवर से बचाने का। जानवर या फिर जानवरों कहूँ, मैं तो कहूँगा कि ये जो पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है, उनके एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। एक महान वकील हमारे यहाँ कपिल सिब्बल साहब हैं, जहाँ तक मैंने सुना है कि करोड़ों रुपए उनकी एक हियरिंग की फ़ीस है। तो वो जो कह रहे हैं कि एक था, कोई सिविक एम्प्लॉई था, उसी ने शराब के नशे में ये कृत्य किया है, इसको अंजाम दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई एक व्यक्ति इस तरह से संघर्ष करने वाली लड़की को काबू नहीं कर सकता है। इसमें निश्चित रूप से जो मुझे लगता है, जो मैं पूरे घटनाक्रम को देख रहा हूँ कि सेम डे रात में वेंटिलाइज किया गया पूरे हॉस्पिटल को, और जो भी एविडेंसेस थे उनको मिटाने की कोशिश करी गई एक बड़े मूव द्वारा। हमारे सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि 7-8 हज़ार लोगों की भीड़ थी, जबकि कपिल सिब्बल साहब इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और बार-बार कह रहे हैं कि हमारे पास वीडियो है, हमारे पास वीडियो है। तो कुल मिला के अगर ऐसा सच है कि 7-8 हज़ार का मॉब रात में अटैक किया हॉस्पिटल पे एविडेंसेस मिटाने के लिए, तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा चेहरा है जिसको बचाने की कोशिश करी जा रही है, जो मुझे लगता है। मैं अभी दावे के साथ नहीं कुछ कह सकता, एक अनुमान ही मैं भी लगा रहा हूँ। तो कुल मिला के ये जो जघन्य हत्या कांड हुआ है, ये जो जघन्य रेप का कांड हुआ है एक बिटिया के साथ, फिर ऐसी न जाने कितनी बेटियों के साथ जघन्य अपराध होते हैं। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप ये सुप्रीम कोर्ट की लाइव हियरिंग देखें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष रखा गया भारत सरकार के एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा, या फिर पश्चिम बंगाल के एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बल द्वारा। उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा कि रेप केस जो होते हैं, रेप कैन यू रिमेंबर द निर्भया केस? निर्भया के समय भी ऐसे ही पूरे देश में आंदोलन हुआ था, लोग उग्र हुए थे, आंदोलित हुए थे, तब जाके निर्भया केस का जो है पर्दाफाश हुआ था, सज़ा भी हुई थी जो भी दोषी थे। लेकिन फिर भी ऐसे राक्षसों, जो ऐसे लोग हैं जो इस ढंग की रेप के कांड करते हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा, बल्कि ये उसी गति से या उससे भी तेज़ गति से ये घटनाएं जो बढ़ती गई हमारे समाज में। तो आखिर क्या इसका कारण है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही। अभी मैं कल ही एक समाचार पढ़ रहा था कि रेप के किसी केस में 32 साल बाद जो है कोर्ट का निर्णय है, वो भी प्रारंभिक कोर्ट सिविल कोर्ट का निर्णय था। 32 साल बाद अभी हाई कोर्ट में जाके शायद जमानत हो जाए, जो जिनको सज़ा मिली है। सुप्रीम कोर्ट अभी आगे बाकी है। तो 32 साल बाद अगर आप रेप के केस में फैसला देते हैं और उसे कहते हैं कि जस्टिस, ये किस प्रकार का न्याय है? उस अखबार में लिखा था कि 32 साल बाद उस रेप पीड़िता को मिला न्याय। मतलब ये हेडिंग भी शर्मनाक है अपने आप में कि 32 साल बाद रेप पीड़िता को मिला न्याय। तो हमारी न्याय व्यवस्था जो लचर है, रेप की जो सज़ा है, इसमें हमको बदलाव करने की ज़रूरत है। ये फांसी और ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इनमें इतना वक्त लग जाता है कि लोग भूल जाते हैं, लोगों का डर ख़त्म हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि सऊदी अरेबिया में रेप के लिए और हत्या के लिए जिस ढंग के कानून हैं कि एज सून एज जो ही स्पष्ट हो जाए, प्रमाणित हो जाए, सिद्ध हो जाए कि अपराध किसने कारित किया है, तो उसे इसी ढंग से पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थान पे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। गर्दन काट के या फिर गोली मार के या फांसी पे चढ़ा के, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ों से सज़ा दी जाती है ऐसे अपराधियों को। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हत्या और बलात्कार के मामले में जो ही चीज़ें स्पष्ट हों, और कोई ऐसा नियम होना चाहिए, पुलिस जिम्मेदार होती है विवेचना के लिए,
पुलिस पे इतना दबाव होना चाहिए, निष्पक्ष विवेचना का इतना दबाव होना चाहिए कि वो कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचें। अगर यह साबित होता है किसी विवेचना में कि पुलिस अधिकारी ने विवेचना अधिकारी ने जानबूझकर गलत विवेचना करी है, तो उस विवेचना अधिकारी को भी मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसे अपराधी को बचने का अवसर दे रहा है जो आगे चल के कई और लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है और कई और बच्चियों के बलात्कार का कारण बन सकता है। तो मैं ये 2-3 चीज़ें कहूँगा कि हमारे जो विवेचना अधिकारी हैं, उन पे कड़ी निगरानी होनी चाहिए कि वह किसी भी सूरत में गलत विवेचना करने का साहस न कर पाएँ, और जल्द से जल्द एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि देश की जो जांच एजेंसियाँ हैं, अगर वो सच में चाह दें तो किसी मामले का खुलासा होने में महीने भर से ज़्यादा लगेगा। 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को अगर छोड़ दिए जाएँ तो 99% केसेस जो है 1 महीने के अंदर सॉल्व किए जा सकते हैं, और ऐसे अपराधियों को, हत्या और बलात्कार या फिर इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को महीने 2 महीने के अंदर दंडित करने का प्रावधान बनाना होगा इस देश में, तब जाके ये चीज़ें रुकेगी। ये 5 साल 10 साल बिरयानी खिलाने वाला जो हमारे कानून का सिस्टम है, जमानत पे छोड़ देने का सिस्टम है, फिर 40-40 साल तक ट्रायल करने का सिस्टम है, ये बेहुदा सिस्टम है, ये फेलियर है सिस्टम का, ये बुरी तरह से फेलियर है। ऐसे सिस्टम में ये देश चल कैसे रहा, देश के लोग इसको बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। ये सोचने की बात है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कि 40-40 साल तक मुकदमे को हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। 40 साल बाद हत्या का फैसला, हत्या में न्याय, माय गुडनेस, किसी के पिता की हत्या हो गई है और उसके बच्चे को 40 साल बाद न्याय मिलेगा, माय गुडनेस। हत्यारा पूरा जीवन अपना जो है काट चुका है सो आराम में, और फिर उसे सजा दी जाएगी, माय गुडनेस। तो कुल बस यही मैं कहूँगा। और देखिए इसमें भी कितने ड्रामे चले। ये मतलब जो हमारी जो सेलेक्टिव विचारधारा हो गई है कि हमें जो है किस घटना की निंदा करनी है और किस घटना की निंदा नहीं करनी है, मतलब एकदम बेशर्म हो गई है देश की पॉलिटिक्स। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स से युवाओं को बचना चाहिए, युवाओं को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता लेने से बचना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष नागरिक बनने की ज़रूरत है।